आए दिन हेल्थ प्रॉब्लम सबको होते हैं, काफ़ी कॉमन है। कुछ प्रॉब्लम्स डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं और ज़्यादातर केसेस डॉक्टर तक पहुंचते भी नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा केसेस ईएनटी के होते हैं। क्या आपको पता है कि मल्टीपल सर्वेज के हिसाब से 28% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को ईयर, थ्रोट और नोज के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। इंडिया में हम कफ, कोल्ड और हियरिंग इश्यूज के काफ़ी प्रॉब्लम्स को ईजिली इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में जाके बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। इसीलिए हम आज इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को जानने और समझने के लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निलय शाह का। वो सिर्फ एक ईएनटी सर्जन ही नहीं, बल्कि हेड एंड नेक सर्जन, एंडोस्कोपिक साइनस, स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया सर्जन, एलर्जी एंड वर्टिको स्पेशलिस्ट भी है, जिन्होंने 15 सालों में हजारों और लाखों ईएनटी केसेस को ट्रीट किया है और करंटली अपनी प्रैक्टिस आइरिस हॉस्पिटल आनंद में कर रहे हैं। सो वेलकम डॉक्टर। थैंक यू, धन्यवाद। सो अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि एक ईएनटी का रोल क्या होता है? सिर्फ ईयर्स, नोज और थ्रोट तक लिमिटेड होता है कि उसके आगे भी कुछ होता है? नहीं नहीं, एक्चुअली ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट जो हमने 5 हमारी सुपर सेंसेस है, जो है टच, टेस्ट, हियरिंग, स्मेल एंड विजन। तो ये जो 5 स्पेशल सेंसेस भगवान ने हमको दी है, तो वो हमको ह्यूमन बनाते हैं। जो लोअर एनिमल्स है उसमें ज़्यादातर ये सेंसेस डेवलप नहीं हुई है। आउट ऑफ दिस 5 सेंसेस 3 सेंसेस जो के टेस्ट, स्पीच, ये 3 स्पेशल सेंसेस ठीक करने का काम ईएनटी सर्जन करते ईएनटी हैं। का होता है। उसके अलावा भी एलर्जी, वर्टिगो, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, ऐसे काफ़ी बीमारियां हैं जो ईएनटी सर्जन ठीक कर सकते हैं और जो कॉमन पब्लिक को इतना पता नहीं रहता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि कौन से दर्द के लिए किसके पास जाना चाहिए। सो मेरा वही क्वेश्चन था कि यूजुअली हर एक डॉक्टर का एक स्पेशलाइजेशन होता है, कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है या न्यूरोलॉजिस्ट होता है। सो आई थिंक ईएनटी एक ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल सब स्पेशलिटीज है उसमें इंक्लूड हो जाते या हैं। जो सो मैंने हाउ आर दे बात ऑल की कनेक्टेड अभी। डॉक्टर? एक्चुअली ईयर, नोज एंड थ्रोट आर कनेक्टेड विद इन, राइट? सो नोज ईयर पे असर करता है, ईयर थ्रोट पे असर करता है। तो जो कि ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये तीनों ऑर्गन के डिसीज भी अपने आप से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों ऑर्गन के डिसीज हमको पता होने चाहिए। और ईएनटी स्पेशलिस्ट का यही काम है कि कोई एक ही ऑर्गन के फोकस ना करे, उसका अगर इम्प्लीकेशन दूसरे ऑर्गन पे हो रहा है तो वो भी ठीक करे, तो आगे जाके दूसरे ऑर्गन पे बीमारी ना हो। नहीं हो, राइट। सो फॉलोइंग द करंट ट्रेंड, आजकल आप जहाँ भी देखो, बच्चे, बड़े, ऑफिस में या बुजुर्ग भी, हर कोई हेडफोन्स लगा के घूमता है, राइट? सो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? हेडफोन, ईयरफोन में क्या होता है कि डायरेक्ट ईयर कैनाल में साउंड वेव्स जाते हैं, तो उसको मॉडरेट आवाज़ में सुनना कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर हम लाउडनेस इसकी 50-60% से ज़्यादा रखेंगे, तो ईयर ड्रम के पीछे जो अंदर का कान है वो बहुत सेंसिटिव है। तो लाउडनेस की वजह से वो सेंसिटिव इनर ईयर बोलते हैं, वो इनर ईयर के सेल्स खराब होते हैं। और अगर एक बार ये इनर ईयर के हियरिंग सेल्स खराब हुए तो वो रिपेयर नहीं हो सकते हैं। तो उससे आगे जाके हियरिंग एड या हियरिंग मशीन पहनने की नौबत जल्दी एज में आए, ऐसा हो सकता है। करेक्ट। तो इन बाबत को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं ईयरफोन या हेडफोन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर ध्यान में रखने वाली बात है कि हमें उसको मॉडरेट आवाज़ में सुनना चाहिए। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितनी देर तक उसको पहन रहे हो, पर पहनने के बाद भी उसको कितने वॉल्यूम पे सुन रहे हो। सो दैट इज द मेन। कई बार कैसे होता है कि आपको जो सॉन्ग्स वगैरह अच्छा लगता है, उसको आप हाई वॉल्यूम पे सुनना पसंद करते हो, तो वो अपने कान को आगे जाके खराब कर सकता है। सो यूजुअली जो ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करो तो ईयर वैक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसमें मैकेनिज्म ऐसा है कि कान की जो कैनाल होती है उसमें अपनी मैकेनिज्म है कि जो डर्ट, पसीना
डेड सेल हेयर्स जो है वो अपने आप बाहर आ जाते हैं और फोतरी के रूप में ये अपने आप ही निकल जाते हैं। राइट। अगर आप एक्सेसिव ईयरफोन हेडफोन यूज़ करते हो तो वो जो है अपने आप नहीं निकल पाता है और अंदर ईयर ड्रम के पास पुश हो जाता है। ओके। तो अगर ईयर ड्रम के पास पुश हो जाता है तो फिर कान में पेन होना, सीटी बजना, कम सुनाई देना, वो सब दिक्कत होती है और इसको फिर हमें ईएनटी सर्जन के तौर पे माइक्रोस्कोप में देख के सही तरीके से निकालना पड़े, Extract करना जैसे पड़ता है वो उसको। ईयर ड्रम को डैमेज ना हो। सो आई थिंक बेसिकली क्यू टिप जो हम लोग बड्स बोलते हैं उसी का काम करता है, राइट? कि हम लोग यूज करते हैं और वो और अंदर पुश हो जाता है। या क्यूटिप क्या करता है कि 10% बाहर लाता है, 90% अंदर पुश करता है। राइट। दूसरी बात मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो ओल्ड एज के लोग हैं जिनको डायबिटिक है, वो कई बार हमने देखा है कि क्यूटिप यूज़ करने पे उसकी जो कैनाल स्किन है वो स्क्रैच हो जाती है राइट। और वो स्किन स्क्रैच का इन्फेक्शन कान से आगे निकल के ब्रेन तक पहुंच सकता है और वहाँ ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। ओके। तो ये हमें छोटी चीज़ है पर ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा उसको स्क्रैच ना करें। डॉक्टर, आप तो बड्स की बात कर रहे हो, लोग काफी सारा मैच स्टिक हो या फिर लाइक यू नो वो सेफ्टी पिन वो सब भी लाइक यू नो बहुत ज्यादा यूज ये करते हैं छोटी उसको। चीज़ के बहुत सारे इम्प्लीकेशन हमने देखे हैं, तो पब्लिक अवेयरनेस में ज़रूरी है कि वो अंदर तक ज़्यादा यूज़ ना करें। सो ईयर्स के टॉपिक पे ही एक बहुत ही अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर जो शायद बहुत लोग को पता नहीं है, जो कि वर्टिगो होता है, राइट? या सो हाउ आर द टू कनेक्टेड? बिकॉज लोग इसको काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं कि भाई वीकनेस है, पर हाउ सीरियस इज वर्टिगो? वर्टिगो इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसमें चक्कर आना जो आमतौर पर हम बोलते हैं, उसमें कान की सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकती है, ब्रेन की सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकती है और हार्ट की सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो आउट ऑफ 100 केसेस ऑफ वर्टिगो 80% केसेस मतलब 80 केसेस को कान की वजह से चक्कर आते हैं। तो कान में हियरिंग और बैलेंस ऑर्गन दोनों होते हैं। तो जो बैलेंस ऑर्गन है वो हमारा हेड की पोजीशन सेंस करने का काम करता है कि हेड 10 डिग्री 15 डिग्री इधर है उधर है ऊपर नीचे है, तो वो ईयर ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजता है। ओके। तो अगर ये बैलेंस में कुछ भी गड़बड़ हुई तो ब्रेन को रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसकी वजह से ये डिजीनेस या वर्टिगो की फीलिंग आती है। राइट। तो जो घूमने वाला वर्टिगो है वो वर्टिगो ज़्यादातर कान की वजह से होता है और जो ब्लैकआउट मतलब जो अंधेरा छा जाना वीकनेस वो ज़्यादातर हार्ट की वजह से या साइकोलॉजिकल इश्यूज से ज़्यादा। सो एक कॉमन मैन उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि भाई मुझे वर्टिगो है या सिर्फ मुझे चक्कर आ रहा है कि मेरा शुगर लो हो गया है? हाउ डू यू वही डिफरेंशिएट? दो चीज़ मैंने बताई कि उसको ब्लैकआउट महसूस हो रहा है, अंधेरा छा जाना या गोल घूम रहा है। ओके। तो गोल घूम रहा की जो बात है वो ज़्यादातर ईयर की ओर इशारा उसकी करता वजह है। स्मॉलर पार्ट ब्रेन में भी होता है बट ज़्यादातर वो ईयर की तरह इशारा होता है। सो एज यू सेड कि ईएनटी का काम सिर्फ इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड नहीं होता, काफ़ी सारे और भी मैंने चीज़ों से जैसे होता है, बताया। राइट? सो अनदर वेरी कॉमन इशू जो हर किसी को लगता है कि भाई मुझे साइनस है, ठीक है? राइट। साइनस का प्रॉब्लम, हाँ, वो कॉमन कोल्ड से कैसे अलग होता है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये ज़्यादातर मिसकंसेप्शन है कि 2 दिन सर्दी जुकाम हो गया और बोलते हैं कि मुझे साइनस है। ये एक बात, और दूसरा कई लोग हेडेक को भी साइनस बता देते हैं, करेक्ट। जो सही नहीं है। तो साइनस की बीमारी ज़्यादातर एलर्जी की वजह से होती है। तो वो कॉमन कोल्ड से इस तरह अलग है कि उसमें थोड़ा लंबा चलता है, फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स पेशेंट को नाक बंद रहना, छींके आना या पानी गिरना, इचिंग होना, वो लंबा चलता है। तो वो उसको एलर्जी की तरफ इशारा करता है। राइट। और जो 3 से 5 दिन तक जो वायरल नाक की लाइनिंग में जो इन्फेक्शन होता है उसको कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। वो सब बैक्टीरियाज के थ्रू, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है और वो शॉर्ट लास्टिंग होता है एपिसोड। तो ऐसे हम जनरली आमतौर पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके। सो ये जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा स्नीजिंग भी करते हैं, ठीक है? इज इट ऑल्सो साइन रिलेटेड टू दैट? स्नीजिंग दोनों में ही हो सकता है, कॉमन कोल्ड और एलर्जी दोनों में ही हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया कि एलर्जी वाला लंबा चलता है और उसमें ट्रिगर्स होते हैं।
ओके जैसे कि धूल मिट्टी की एलर्जी हो गई, परफ्यूम्स करे अगरबत्ती जैसे हो गए, तो वो ट्रिगर के एक्सपोजर से आपको होता है तो वो एलर्जिक है। इट्स एन एलर्जी। या कॉमन कोल्ड में कैसा होता है कि एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो ये इन्फेक्शन के सिम्टम 3 से 5 दिन विदाउट ट्रिगर्स भी चलते हैं। ओके। एंड एक हमारे ही ऑफिस में 2-3 लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स है कि व्हेन वी स्नीज बेसिकली वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, लेकिन वो बैक टू बैक 4-5 बार तो स्नीज करते ही हैं। ये एलर्जिक इरिटेशन है ओके। जिसमें हिस्टामिन रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो स्नीज है वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ओके। नॉर्मल भी स्नीज होता है विदाउट डिसीज, कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में अंदर ना आ जाए तो वो स्किन ही रिफ्लेक्स करता है कि उसको बाहर धकेल दिया जाए, राइट। पर एलर्जी में ये जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ओके, तो वो हाइपर इम्यून में क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग में 1 या 2 छींकें आती हैं, तो एलर्जिक वाले पर्सन में 8, 10, 15 छींकें आ जाती हैं। तो ये नॉर्मल और एलर्जी में डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई पीपल स्नीज बैक टू बैक। इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली। मैकेनिज्म इज सेम बट दैट इज अ हाइपर मैकेनिज्म, हाइपर इम्यून थिंग। ओके। सो मूविंग ऑन विद द सेम फंक्शन के एक टर्मिनोलॉजी है डीएनएस एंड स्लीप एपनिया एज यू सेड। आज हर कोई खराटे ले रहा है, ठीक है, एवरीवन इज स्नोरिंग। सो हाउ द टू आर रिलेटेड और टू आर सेपरेट? DNS कैन बी अ कॉज ऑफ स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया। तो पहले हम एक काम करते हैं, वो एलर्जी वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं। राइट। तो जैसे हमने बताया कि एलर्जी में छींके आना, नाक बंद होना और नाक में से पानी गिरना, वो सब दिक्कत होती है। तो उसमें ये जो DNS होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब नाक के बीच का पर्दा टेढ़ा होना, राइट। तो उसमें नाक का ड्रेनेज ठीक से नहीं हो पाता है और सांस में दिक्कत होती है। तो उसके कारण एलर्जी के सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें स्पेशलाइज्ड एलर्जी टेस्ट होते हैं, नाक की एंडोस्कोपी होती है, नाक के साइनस का CT स्कैन होता है, जिससे हमें पूरा मालूम होता है कि अंदर की संरचना कैसी है, पर्दा कैसा है, साइनस कैसा है, किस चीज़ की एलर्जी है। तो वो सब हम मिला के ट्रीटमेंट प्लान नक्की करते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में ओरल टैबलेट, नेजल स्प्रे, एलर्जी इम्यूनोथेरापी और इवन एलर्जी साइनस सर्जरी का भी समावेश होता है। तो ये पूरा जानना जरूरी है कि एलर्जी के बारे में हम क्या कर सकते हैं। Right. अभी आपने दूसरा बताया कि DNS, तो DNS पार्ट ऑफ साइनस एंड एलर्जी डिसीज, तो वो उसी के साथ ट्रीट हो गया। राइट। दूसरा प्रॉब्लम आपने बताया स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया, जो काफ़ी कॉमन है। एवरी 4th पर्सन इज अ लाउड स्नोरर टुडे इन द वर्ल्ड, राइट। एंड आउट ऑफ द स्नोरिंग कुछ पेशेंट को ऑक्सीजन कम हो जाता है। नैरो एयरवे डिसीज में जो नाक से लेके अपना जो वॉइस बॉक्स है वहाँ तक के एरिया में नैरोइंग होता है, एयर फ्लो लिमिटेशन होता है, जिसके कारण जो एयर है वो लैमिनर फ्लो नहीं होता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है। जब भी एयर फ्लो टर्ब्यूलेंट होता है नैरो एयरवे पैसेज की वजह से, तब वो स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है। तो उसी वाइब्रेशन को हम स्नोरिंग या खराटे लेना बोलते हैं, राइट। तो स्नोरिंग एक सोशल प्रॉब्लम है कि जो आवाज़ की वजह से बेड पार्टनर हो या दूसरे को डिस्टर्ब होता है। इट इज़ नॉट अ डिसीज पर से। पर जब ये स्नोरिंग में जो टर्बुलेंस होता है वो ज़्यादा होता है और जो एयर और ऑक्सीजन कम एंटर होता है बॉडी में, और बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, तब वो डिसीज कहलाता है। और वो डिसीज को हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है कि ऑक्सीजन कितना देर तक कम जाता है और 1 घंटे में कितनी बार वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्लीप एपनिया डिफरेंशिएट होता है। स्लीप एपनिया इज अ साइलेंट किलर, कि जैसे बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई थोड़ी देर के लिए तो उसी के उसी दिन उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट सिम्टम्स में उसको आएगा कि डे टाइम में वो लाउजी रहेगा, फटीग रहेगा, बैठे बैठे भी उसको नींद आ जाएगी। या तो हम ऐसा सोचते हैं कि जिसको जितनी नींद अच्छी आए वो उतना सुखी है, पर स्लीप एपनिया में ऐसा नहीं है। अगर आप डे टाइम पे ज़्यादा सोते हो या बैठे बैठे भी सोने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब रात को आपको सही से आराम नहीं मिल रहा है, देन यू नीड टू
चेक योर बॉडी इन अ स्लीप। तो वो 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि एक लाउड स्नोरिंग हो गया, एक यंग एज में ब्लड प्रेशर हो गया, और तीसरा नेक सरकमफ्रेंस। वो नेक का सरकमफ्रेंस 40 से ज़्यादा है तो यू नीड टू गो फॉर स्लीप स्टडी। जो रात में पूरी रात भर आपका ऑक्सीजन, पल्स, चेस्ट की मूवमेंट और नेजल एयर फ्लो मेजर करता है। साथ में और भी कई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नापी जाती है जिससे हमें स्लीप एपनिया साइलेंट किलर है कि नहीं वो पता पड़ता है। You can detect it via that process. तो अर्ली यू डिटेक्ट, अर्ली यू ट्रीट, तो आगे जाके हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज, एरिथमियास, वो सब के चांसेस कम हो जाते हैं। राइट। जैसे आपने फेमस सेलिब्रिटी बप्पी लहरी का नाम सुना होगा। तो ही गॉट हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग, राइट? सो ही वाज अ sleep apnea patient. Okay, so he had a lot of fat in the around neck here. or airway narrowing. Right. Very sad. So is it right to say कि like overweight या obesity का भी एक side effect हो सकता है? हाँ बिल्कुल, सभी ओबेस पेशेंट को नहीं होता है, पर कई ओबेस पेशेंट जिनकी फैट नेक में डिपॉजिट हो रही है और एयरवे नैरो है, उन लोगों में ये शिकायत ज़्यादा रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा। Okay. And doctor, what about other factors? कि for example neck पे ज़्यादा फैट नहीं है, okay? And then also he is snoring. So उसमें एक एनाटॉमिकल फैक्टर हो गया जो हम बात कर रहे हैं कि नेक थिक है। Correct. सेकंड इज अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर कि जिसमें ब्रेन का सेंसिंग खराब है सांस लेने का स्लीप के दौरान, जिसकी वजह से वो स्लीप के दौरान जो मैसेज भेजता है मसल्स को, उसमें कुछ खामी रह जाती है, जिसकी वजह से स्लिम पेशेंट में भी ये स्लीप एपनिया पाया जाता है। तो ये सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जो ब्रेन की वजह से होता है, रॉन्ग सेंसेस की वजह से, राइट? तो उसको सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, और एयरवे नैरोइंग की वजह से जो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ओके, सो एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक एनाटॉमिकल होता है, राइट? एंड साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं इसको, बिकॉज एज यू सेड कि ब्रेन सेंड्स रॉन्ग सिग्नल्स। नहीं, साइकोलॉजी क्या है कि जो हम थिंक करते हैं, करेक्ट, ये साइकोलॉजी है। भगवान ने हमें जो ब्रेन दिया है वो ऑटोमेटिक keeps our heart beating, keep our this breathing going on. So ये साइकोलॉजी नहीं है, ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है हमारी। तो ये इनबिल्ट मैकेनिज्म में कुछ खामी है, ये साइकोलॉजी नहीं है। So what are the treatments available for this? स्लीप एपनिया में पहले तो हमें पता चले, स्लीप स्टडी जो मैंने बताया कि रात भर वो टेस्ट चलता है जिसमें एयर फ्लो डिटेक्ट होता है, पल्स डिटेक्ट होती है, ऑक्सीजन डिटेक्ट होता है, चेस्ट मूवमेंट डिटेक्ट होती है। तो उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद इसका जो अभी तक वर्ल्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, उसको सीपैप मशीन पहनना बोलते हैं। तो वो सीपैप मशीन एक छोटा सा आता है पोर्टेबल, जिसको मास्क के थ्रू एयर भेजता है, और जो नैरो एयरवे है उसको बड़ा करने का, स्प्लिंट करने का काम करता है। सो द एडिक्वेट एयर एंड ऑक्सीजन गोस इनटू योर लंग्स, राइट? सो दैट इज अ वन ट्रीटमेंट। कई लोगों को रात को मास्क पहन के मशीन के साथ सोना दैट इज नॉट कन्वीनियंट, या कुछ लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए सर्जिकल ऑप्शन भी है, जिसमें हम दवाई दे के एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि नेचुरल स्लीप में उनको नाक में दिक्कत है, गले में दिक्कत है, या नीचे दिक्कत है, कहाँ पे एयरवे नैरो हो रहा है। तो वो नैरो पार्ट को हम ठीक करके एयरवे की जगह बढ़ा सकते हैं और स्लीप एपनिया को ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा नहीं, मैं वो उसको पहला ही बोलूँगा कि वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट सबसे पहले आता है, करेक्ट? तो जितना आदमी अपना फैट यहाँ कम कर पाए उतना अच्छा है। ओके। और चौथा ट्रीटमेंट जो है वो है ओरल मायोफेशियल फंक्शनल एक्सरसाइज, राइट? जिसमें हम टंग, पैलेट, उसके जो मसल है उसकी एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरापी लगती है, ऐसे ही इसमें मायोफंक्शनल थेरापी है,
जिसमें मसल का टोन बढ़ता है, जिस वजह से वो जो स्लीप के दौरान कोलैप्स होता होता है। अटकता है। ओके, सो दिस आर द वेरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। काफ़ी सारे अभी ट्रीटमेंट्स बोलते हैं ना, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो कि हम लोग को इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं कि अगर आप स्नोर कर रहे हो तो देर आर नो स्ट्रिप्स है, लाइक यू नो एलर्जीज हुए तो ओवर द काउंटर भी काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स लोग खुद ही कर देते हैं, विच आई थिंक इज़ अ मेजर इशू। ओके, और आई थिंक हर कोई इससे लाइक यू नो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। राइट। सो ऐसे आपके केस में कितना आपको देखने मिला है? सी हर कोई जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो घर पे ही सुलझाना सही समझता है, Right. क्योंकि अभी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है। सो ये टेम्पररी जो नो स्ट्रिप बोल लीजिए या कुछ लोगों को मे बी कुछ टाइम तक उसको रिलीफ मिल सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि माइल्ड केसेस में दिस ऑल मे बी इफेक्टिव, बट इफ द प्रॉब्लम इज मॉडरेट या सीवियर हो then you nearly need to see sleep specialist या ENT surgeon। ओके, सो इज इट वेरी, बच्चों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सिर्फ अडल्ट? बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों में भी ये काफ़ी कॉमन है। इसका कारण ये है कि बच्चों में टॉन्सिल बड़े होना, राइट, नाक के पीछे मसे या एडिनॉइड्स होना, तो ये काफ़ी कॉमन कॉज है जिसमें कि ये सांस अटकती है। बच्चे मुंह खुला रख के सांस लेते हैं, स्नोर करते हैं, तो ये भी स्लीप एपनिया है, उसको पीडियाट्रिक स्लीप एपनिया बोलते हैं। जनरली पीडियाट्रिक स्लीप एपनिया में टॉन्सिल या और एडिनॉइड की सर्जरी मेनली की जाती है। अभी कोब्लेशन नाम की रिसेंट टेक्नोलॉजी से उसको पेनलेस और ब्लडलेस किया जा सकता है। ओके, दूसरा, बच्चों में जिनको सिंड्रोम्स है तो उन लोगों में ये जो पैलेट और जॉ उसका डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है। ओके, तो उन लोगों में टॉन्सिल एडिनॉइड के साथ डेंटल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें ENT सर्जन, चेस्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट सभी की ज़रूरत पड़ती है। सो बच्चों में इसके लिए क्या क्या ऑप्शन, जैसे अडल्ट्स में तो आपने बोला कि हम लोग एक यू नो एक स्लीप टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, और ये तो बच्चों के लिए जनरली क्या options बच्चे वो टेस्ट टॉलरेट नहीं करते हैं, तो डायग्नोसिस ज़्यादातर सिम्टोमेटिक या क्लिनिकल होता है, तो क्लिनिकली हम जज करते हैं और ट्रीट करते हैं। सो डॉक्टर, आपके पास इतने सारे वैरायटी ऑफ केसेस आते हैं, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 मेजर ऑर्गन्स अपने बॉडी, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए रहेंगे। सो एनी पर्टिकुलर केस जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा हो या आपको याद रह गया हो? उसमें मैं कहना चाहूँगा कि वी हैड अ बिजनेसमैन, राइट, सो उनको ज़्यादातर मीटिंग्स और सब अटेंड करना रहता है। ही हैज़ एलर्जी प्रॉब्लम, राइट, तो मीटिंग के दौरान ज़्यादा छींके आना, पानी आना, दैट इज़ एम्ब्रेसिंग, राइट, नाक बंद हो जाना। तो वो आए, काफ़ी क्लिनिक्स में उन्होंने होम्योपैथी और सब ट्राई किया था एलर्जिक के लिए, एंड वी नाउ हैव कम अप विथ अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरेक्टोमी सर्जरी कि जिसमें ये छींके और पानी छोड़ने वाली नस उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। Okay. तो ही वॉज वेरी डेस्परेट एंड डिस्प्रेस्ड दोनों, राइट, तो उन्होंने वो करवाई तो सही, पर उनको ऐसा भरोसा नहीं था कि कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि ही हैड गॉन थ्रू मल्टीपल ट्रीटमेंट, राइट, तो अभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा उनका अप्रोच था। बट व्हेन ही गेट अ रियली गुड रिजल्ट्स एंड उनके मुंह पे वो जो स्माइल देख के इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर अस कि उन्होंने हम पे भरोसा रखा, एंड वी वर एबल टू कम लिव अप टू हिज ट्रस्ट। सो एनी पर्टिकुलर केस जो प्रोफेशनली आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो, विच मीन्स के उसमें से शायद आपको लाइक यू नो एक नई चीज़ सीखने मिली हो, इवन एज अ डॉक्टर? या तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आज से 10 साल पहले जो स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट है वो सिर्फ CPAP तक लिमिटेड थी, या ऑपरेशन के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। तो मेरे खुद के अंकल को ही स्लीप एपनिया है और वो CPAP मशीन नहीं पहन सकते, वो क्लस्ट्रोफोबिक है। तो हाँ, तो वो कुछ चीज़ रात को टॉलरेट नहीं कर सकते, उसकी वजह से ही हैज़ गॉट
सीवियर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कार्डियक थिंग एंड ऑल, एंड और मैं अगर उनको देखता हूँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, राइट. Then I got trained in snoring and sleep apnea at Singapore, Mumbai, Chennai, at multiple places. Right. And last month I operated him, and now he is much better. So family में case है, उसकी वजह से then I learned the snoring, Okay, sleep you apnea. I think that specialized is in the that. turning point of my Okay. career. So why ENT doctor? Why ENT? Like you Why have I chose ENT? Yeah, like you have multiple choices, right? Right. Actually, being a doctor, I wanted to change some good positive thing in society, right? Right. तो MBBS के बाद काफ़ी अच्छी ब्रांचेस है, सब में हम अपना इनपुट दे सकते हैं. उसमें भी फैमिली वाली बात है कि आई कम फ्रॉम एलर्जी फैमिली, Okay. राइट. सो मेनी हमारे फैमिली मेंबर्स हैविंग एलर्जी, तो उसमें मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था. वो थोड़ा क्यूरियोसिटी पहले से था हाँ, ये चीज़. राइट. और थोड़ा मेरिट का भी बात था, तो दोनों मिला के ENT. ओके. सो एज अ डॉक्टर, ठीक है, आप भी इंसान हो, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बिल्कुल एंड दे टेस्ट योर पेशेंट्स बेसिकली. बिल्कुल. कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हो या कुछ भी हो, तो वो क्या था एग्जैक्टली और उसको मैनेज कैसे करते हो? बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, हाँ, राइट. राइट? सो हाउ डू यू मैनेज दैट? काफ़ी सारे होते हैं, सभी प्रोफेशन में अभी बर्न आउट तो है, राइट. सो इसमें मेरे फैमिली का बहुत रोल है कि फैमिली बैकअप की वजह से बर्न आउट नहीं हुआ है अभी तक, और मैं इतना पर्सनली भी नहीं लेता हूँ, राइट. तो नहीं ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेटिंग तो नहीं हुआ है. ओके. तो यूजुअली ऐसा होता है कि नो घर जाके डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपने स्पाउसेस से या पेरेंट्स से कि आज तो एक पेशेंट ऐसा आया था, उसने तो पूरा दिमाग खराब कर दिया. सो आपके साथ ऐसे कोई केसेस होते हैं? मतलब होता तो होगा, पर मैं इतना पर्सनली नहीं लेता हूँ. यू कीप इट प्रोफेशनल. या कीप इट प्रोफेशनली. ग्रेट. क्योंकि पेशेंट के पास तो बहुत सारे डॉक्टर्स की चॉइस है, करेक्ट, राइट. डॉक्टर के लिए उसका शरीर और दिमाग एक ही है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ अस. राइट. सो हेल्थ वाइज हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? आप क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हो? हेल्थ के लिए आई यूजुअली डू योगा इन द मॉर्निंग. रिसेंटली जिम भी चालू किया है हमने. Okay. और मेंटल हेल्थ के लिए फैमिली का सपोर्ट और गुड बुक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इज नेसेसरी. सो वुड यू रेकमेंड द सेम टू एवरीवन कि भाई ये चीज़ें तो लाइफ में होना ज़रूरी है? या सबके चॉइसेस अलग अलग होती है, सो ऑल शुड डू, बिकॉज हमारी जो लाइफ अभी सेडेंटरी हो गई है, करेक्ट, राइट. तो सम एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, या, एंड गुड डाइट एंड योगा इफ यू कैन डू, इफ यू लाइक. सो ये तीन चीज़ें हैं दैट कीप्स यू फिट फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली. थैंक यू डॉक्टर. एंड नाउ वी हैव अ क्विक मिथ्स जो हम लोग बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे, सो हर कोई इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, तो हम लोग के पास काफ़ी सोशल लाइफ में. या सो वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज लेट अस नो. बच्चों का स्नोर करना क्यूट होता है, प्रॉब्लम नहीं? कभी कभी स्नोर करे, अगर थक गए हैं या जुकाम है तब फ्यू डेज इज ओके. अगर हमेशा स्नोर कर रहे हैं तो वी नीड टू चेक. ओके. बहुत सारे केसेस में हियरिंग लॉस फील होता है, तो इज इट एन इमरजेंसी और नॉट? हियरिंग लॉस इज यूजुअली इमरजेंसी, क्योंकि एक एंटिटी है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसमें पहले 1 या 2 वीक में हम ट्रीटमेंट करते तो ही वो वापस आता है, नहीं तो वो ठीक नहीं होता है, मशीन पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है. ओके. साइनस और एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, सही. रिपीटेड थ्रोट इन्फेक्शन का मतलब इम्यूनिटी वीक होती है? नॉट ऑलवेज. ये पोल्यूशन की वजह से भी होता है, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी होता है, सो नॉट ऑलवेज इम्यूनिटी. ओके. पहले स्नोरिंग काफ़ी कॉमन लगता है. मैंने जैसे बताया आपको कि काफ़ी फटीग हो जाए जिस दिन, स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से हो जाए, या जुकाम के 2-3 दिन हो जाए, तो वो कॉमन है. एवरीडे स्नोरिंग with blood pressure, with neck circumference more than 40 centimeter, with daytime sleepiness, जो दिन में ऐसे बैठा बैठा, तो that is not normal. Okay. And just to like we are done with the myths, पर एक क्वेश्चन इसी से आया कि आपका जो स्लीपिंग पोजीशन है या पोस्चर है वो भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल अफेक्ट करता है. तो ज़्यादातर सुपाइन मतलब सीधा सोने पे वो एयरवे ज़्यादा कोलैप्स करता है, राइट.
व्हेन यू लाई डाउन साइड पे, तो साइड पे ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया प्रॉब्लम कम होता है। कम होती है। पर हम अभी रात को पेशेंट को ऐसा बोलने या उसको ठीक करने नहीं जा सकते कि साइड पे सो जा। तो वो अपना नेचुरल पोजीशन पैटर्न होता है, Right. पर ज़्यादातर साइड पे लेटने से कम होता है। पहले हमारा एक ट्रीटमेंट हुआ करता था कि जब ये सब नहीं खोजा गया था, तो हम टेनिस बॉल को डोरी से बांध के ये पीठ पे नॉट कर देते, राइट। so patient does not sleep on his back, करेक्ट। वो साइड पे सो जाए। so that is a history। पुराने वाली बात है। Right. नहीं, बट वेरी इफेक्टिव, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, आई यूजुअली टेक 2 पिलोज, Yeah. ओनली फॉर वन रीजन कि जब मैं साइड में सोता हूँ तो मेरा शोल्डर टू नेक का जो डिस्टेंस है वो एक पिलो से कवर नहीं होता, सो माय यूजुअली हेड इज लाइक दैट। ये बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक 2 पिलोज। बट व्हेन आई टेक, जब मैं सीधा सो रहा हूँ तो यूजुअली आई फील के माय पाइप इज ब्लॉक्ड। हाँ, Right? उसमें ग्रेविटी की इफेक्ट आती है। करेक्ट। तो साइड पे लेटने से ग्रेविटी की इफेक्ट एयरवे पे नहीं आती, क्योंकि एयरवे ऐसे जनरली कोलैप्स करता है। राइट। तो ये यहाँ ग्रेविटी आती है, यहाँ ग्रेविटी नहीं आती। सो अभी तो ergonomics में भी काफी ग्रोथ हो रहे हैं, हाँ, तो पिलोज pillows आते हैं स्पेशलाइज्ड मिल रहा है। राइट। सो यू वुड रिकमेंड दैट टू पीपल लाइक मी, फॉर यू एग्जांपल? कैन ट्राई, Okay. यू कैन ट्राई। अमेज़न पे भी अवेलेबल है, काफी शायद। सारे हैं। करेक्ट करेक्ट। ये पर्सनलाइज बात है, किसी को पसंद आएगा कुछ, किसी को नहीं और आएगा। कुछ पसंद आएगा। राइट। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। Okay, थैंक thank यू फॉर द you. Thank you लवली for inviting me. कॉन्वर्सेशन। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लवली कॉन्वर्सेशन, एंड आई एम ग्लैड कि हमारे ऑडियंसेस के और हमारे खुद के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने आंसर किए। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि सोसाइटी को इस वजह से कुछ फायदा हो। डेफिनेटली। सो दैट इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, कि टू स्प्रेड अवेयरनेस, राइट। बहुत सारे केसेस में कैसा होता है, लोग अभी डॉक्टर के पास जाने में भी 2 बार सोचते हैं, फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो। डॉक्टर्स हैं हमारी हेल्प के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा, लाइक यू नो, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर आवर हेल्थ। बट फिर भी हम लोग बोलते हैं ना, आजकल सब गूगल डॉक्टर्स बन गए, सब अपने अपने नुस्खे निकाल रहे हैं, बट नो वन इज अप्रोचिंग द रियल डॉक्टर्स। सो थ्रू डॉक्टर्स ऑफ इंडिया हमारा इनिशिएटिव यही है कि यही इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली उनके पास आई पहुंचाएं, कांग्रेचुलेट फॉर दिस। बिकॉज गूगल पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, एवरीथिंग लीड्स टू कैंसर, विच इज नॉट करेक्ट, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो आज के एपिसोड में एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारी बॉडी काफ़ी सारे साइंस देती है, पर उसको समझना और टाइम पे एक्शन लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्दिफाइंग कॉन्वर्जेशन के साथ, सिर्फ डॉक्टर्स ऑफ इंडिया पे। थैंक यू।